जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल गंगा गुरुकुल में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भारतीय राज्य व्यवस्था के एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक भारतीय संविधान की अनुसूचियों के बारे में। अनुसूचियों से प्रश्न आपके सभी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। बहुत सारे प्रश्न आप लोग अनुसूचियों से पूछे जाने के पश्चात भी इसे इग्नोर कर देते हैं या फिर इसे रटने का प्रयास करते हैं, जो भूल जाते हैं। तो आज की इस वीडियो में बहुत ही आसान तरीके से अनुसूची से आने वाले किसी भी प्रश्न को आप गलती नहीं करेंगे, ये मेरा गारंटी है। आप अगर इत्मीनान से इस वीडियो को अंत तक देखते हैं, कोई भी प्रश्न आपका अनुसूची से गलत नहीं होगा आज के बाद। तो सबसे पहले हम अनुसूची को पढ़ने जा रहे हैं। तो अनुसूची होती क्या है, हम ये जानते हैं। देखिए, जैसे ये संविधान का पुस्तक है, जो संविधान हमारा लिखा गया, ये पुस्तक है। इसको दो भागों में हम बांट लें तो मान लीजिए ये इसका अंतिम पृष्ठ है। क्या है? अंतिम पृष्ठ। अंतिम पृष्ठ, ठीक है। और ये है इसका प्रथम पृष्ठ। मान लीजिए कोई भी किताब होती है तो उसका पहला पेज भी होता है और उसका अंतिम पेज भी होता है। तो जो प्रथम पृष्ठ होता है उसे क्या कहते हैं? प्रस्तावना कहते हैं। प्रस्तावना, प्रियम्बल, ठीक है। और जो अंतिम पृष्ठ होता है उसी को कहते हैं अनुसूची। तो मान लीजिए यदि प्रश्न ऐसा भी पूछा जाए कि निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, तीन कथन दिए हैं, उसमें से एक कथन ये देता है कि संविधान जो है उसका प्रथम पृष्ठ अनुसूचियों को कहा जाता है, तो ये तो गलत हो जाएगा ना। और वहीं एक कथन दे देता है कि प्रस्तावना संविधान का प्रथम पृष्ठ होता है, ये सही हो जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है, प्रथम पृष्ठ प्रस्तावना होता है संविधान का और अंतिम पृष्ठ अनुसूची होता है। यानी किताब होगी उसका अंतिम पेज होगा अनुसूची और प्रथम पृष्ठ जो प्रथम पेज होगा वो होगा प्रस्तावना। ये सीधी सी बात है, कोई बहुत ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है, आप ये चीज़ समझ लीजिए, पहला पेज और आखिरी पेज। नेक्स्ट हम देखते हैं। देखिए, जब संविधान का निर्माण हुआ, जब संविधान निर्माण हुआ तब की हम बात करते हैं, तो उस समय अनुसूचियों की संख्या कितनी थी? मात्र 8 थी। लेकिन समय परिस्थितियों के अनुसार कुछ चीज़ें लगी कि संविधान में ये चीज़ भी जोड़ना चाहिए, तो उसके साथ संशोधन करके 4 और अनुसूचियों को जोड़ा गया। उसको भी हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कब वो जोड़े गए और उनके क्या प्रासंगिकता है, क्या कार्य है। तो वर्तमान में यदि आपका प्रश्न पूछ लेता है या कोई व्यक्ति पूछता है आपसे कि संविधान में अनुसूचियों की संख्या वर्तमान में कितनी है, तो आपको 12 बताना है, ठीक है। 12 अनुसूचियाँ आपके संविधान में। चलिए, ये चीज़ें हो गई। अब हम अपने अनुसूची पे आते हैं। प्रथम अनुसूची, एक सेकेंड। देखिए, प्रथम अनुसूची में क्या कह रहा है? राज्यों के नाम और उनके क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र प्लस केंद्र शासित प्रदेशों के नाम और उनका विवरण। देखिए, हम संविधान बनाएं तो संविधान किसके लिए बनाएं? भारत के लोगों के लिए, यानी भारत के लिए। तो भारत में जो राज्य हैं या फिर केंद्र शासित प्रदेश हैं, उनके नाम का विवरण, पहले उनके बारे में तो जानकारी दें, जिसके लिए कानून बना है, ये चीज़ें बनी हैं, नियम बने हैं, उनके बारे में पहले जानकारी देंगे, वो कौन है, तभी तो हम आगे बात करेंगे कि उनके लिए क्या व्यवस्था की गई है। पहले उनका परिचय देना पड़ेगा ना। तो पहले अनुसूची में परिचय है राज्यों का और केंद्र शासित प्रदेशों का, बस इतना आप ध्यान रखिए, बहुत ज़्यादा कुछ डिफिकल्ट नहीं है। पहले में राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के संबंध में जानकारी। नेक्स्ट देखिए, दूसरा जो आता है हमारा अनुसूची, दूसरा अनुसूची क्या कहता है? भारत के राष्ट्रपति, राज्यों के राज्यपाल, लोकसभा, राज्यों में विधान परिषद के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, भारत के कैग, राज्यसभा और राज्यों में विधान परिषद के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को प्राप्त होने वाले वेतन और भत्ते, ठीक है, का उल्लेख किया गया। तो आपको ये सब याद नहीं करना, राज्यपाल, लोकसभा, राज्यों के विधान नहीं याद करना। आपको बस याद रखना है जो विविध पदों पर पदासीन व्यक्ति हैं, जो सेवक हैं राष्ट्र के, उनके वेतन भत्ते। वेतन भत्ते मतलब क्या होता है? जो उनको वेतन मिल रहा है उनके कार्य करने की वजह से, वो चीज़। अब आप सोचेंगे दूसरी अनुसूची में वेतन भत्ते हैं, तो तीसरी में क्या है? तो तीसरी में है इनके शपथ का। देखिए, शपथ क्या होता है? जैसे आप कोई कार्य करने जाते हैं, जैसे कोई डॉक्टर बनता है, ठीक है, तो उसे भी एक शपथ दिलाई जाती है। कोई मुख्यमंत्री बनता है, उसे भी शपथ दिलाई जाती है। मान लीजिए आप अगर नौकरी करने जा रहे हैं, तो आप पहले तो ज्वाइनिंग करने से पहले यही पूछेंगे ना कि भाई हमारा सैलरी कितना दोगे, तभी तो आप ज्वाइन करेंगे। तो भाई ये हाल मान लीजिए इन व्यक्ति महानुभाव लोगों का है। ये लोग दूसरी अनुसूची में पहले पूछते हैं भैया वेतन कितना दोगे,
तो वेतन की जानकारी दूसरी अनुसूची में। अब वेतन की बात हो जाती है तो तीसरी अनुसूची में ये शपथ ले लेते हैं। लेकिन आपको शपथ में एक एक्सेप्शन है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। जो राष्ट्रपति का वेतन दूसरी अनुसूची में बताया गया कि राष्ट्रपति के वेतन का भी विवरण दूसरी अनुसूची में है, लेकिन जो इनका शपथ है, देखिए राष्ट्रपति का जो शपथ है, एक सेकेंड ये थोड़ा सा, हाँ, जो पी मतलब राष्ट्रपति समझिएगा, इनका जो शपथ है इसका विवरण यहाँ पे नहीं है तीसरी अनुसूची में। ये कहाँ पे है? अनुच्छेद 60 में, आर्टिकल 60 में आपको राष्ट्रपति के शपथ के संबंधी प्रावधान। तो ये चीज़ आपको ध्यान देने वाली है। देखिए जहाँ पे कुछ एक्सेप्शनल, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ें होती हैं, अब आयोग वहीं से एग्जाम में आपके प्रश्न पूछ रहा है। तो ये हो गया, आपको जो भी व्यक्ति आपको वहाँ पे वेतन भत्ते के लिए दिखे थे दूसरी अनुसूची में, वही सेम दिखेंगे आपको तीसरी अनुसूची में कि आप भाई वेतन मिल गया हमको, शपथ ले लेने दीजिए, तो ये शपथ ले लेंगे, बस इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। चलिए अब हम चौथा देखते हैं। चौथा क्या है? यहाँ कह रहा है राज्यों तथा संघीय क्षेत्रों की राज्यसभा में प्रतिनिधित्व का विवरण। देखिए दो शब्द हैं यहाँ, राज्य और संघीय क्षेत्रों में राज्यसभा की। देखिए राज्यसभा क्यों बना? राज्यसभा इसलिए बना कि जो राज्यों के प्रतिनिधित्व हैं, अगर वो लोकसभा से नहीं हो पाते हैं तो वो प्रतिनिधित्व राज्यसभा के माध्यम से वो चीज़ें स्पष्ट रूप से कही जा सके, वो दबाव बनाया जा सके केंद्र सरकार के ऊपर, जो भी इस केंद्र में सत्ता होगी, ठीक है, कार्यपालिका या विधायिका जो भी आप कहिए। तो वहाँ पे दबाव बनाने के लिए, अपनी बातों को, राज्यों के अधिकारों को उठाने के लिए बनाया गया। तो यहाँ पे दो शब्द है, राज्यों और संघीय क्षेत्रों। देखिए संघीय क्षेत्र का मतलब क्या है? जहाँ पे विधानसभा है वहाँ का भी तो भाई राज्यसभा सीटें हैं। जैसे दिल्ली में 2 राज्यसभा सीटें हैं, वो तो भाई केंद्र शासित प्रदेश है। पुडुचेरी में भी है, पुदुचेरी बोलते हैं, पौंडुचेरी बोलते हैं, तो वहाँ भी विधानसभा सीटें। तो राज्यों और संघ क्षेत्रों दोनों जगह से राज्यसभा की सीटें हैं, तो उसका विवरण कहाँ मिला है? अनुसूची 4 में। कहाँ पे? अनुसूची 4 में। यानी राज्यसभा में सीटों का आवंटन किसका कितना होगा उसके बारे में सारी जानकारी अनुसूची 4 में। पहला क्या था? आपको रिवाइज करा देते, पहला भारत और उसके जो राज्य हैं, संघ क्षेत्र, उनके बारे में जानकारी। दूसरे में इन्होंने कहा कि भाई पहले हमको वेतन उतन बताओ, जो भी अधिकारी हैं, चाहे उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश हो, कैग हो या फिर राष्ट्रपति हो, इन लोगों ने कहा भाई हमको वेतन बताओ कि तब हम काम करें। तो वेतन का बात दूसरे में हो गया। तीसरे में हो गया, इन्होंने कहा अच्छा ठीक है वेतन मिल गया तो अब हम शपथ ले लेते हैं। तो शपथ की बात कर ली, उसमें राष्ट्रपति एक्सेप्शनल है, उनका अनुच्छेद 60 में विवरण दिया गया है, उनकी अनुसूची 3 में नहीं है। अनुसूची 4 में हो गया भाई राज्य है और संघ क्षेत्र है, उसमें राज्यसभा की सीटें कितनी होंगी उसका निर्धारण करने की बात की गई है अनुसूची 4 में, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं 5वीं अनुसूची। देखिए अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजाति के प्रशासन नियंत्रण। देखिए ये क्या है? SC शेड्यूल्ड कास्ट, ये है ST यानी शेड्यूल्ड ट्राइब्स, ठीक है। आपको ये दोनों के बारे में जानकारी, इनके प्रशासन और नियंत्रण का उल्लेख कहाँ पे मिलेगा? 5वीं अनुसूची में। यानी जनजाति और अनुसूचित जाति के बारे में विवरण 5वीं अनुसूची में। अभी जस्ट देखिए इसका संबंध कैसे आएगा आपका, सीधे सीधे 6ठी अनुसूची से। देखिए अब इसमें अंतर क्या होता है, बस इतना ध्यान दीजिएगा। उसमें SC और ST दोनों था, 5वीं अनुसूची में क्या है? SC और ST, लेकिन इसमें केवल ST है। आपको देखिए जनजाति राज्यों के जनजाति, केवल जनजाति की बात की रही है, उसमें दोनों था। यानी 5वीं अनुसूची में SC और ST के प्रशासन संबंधी नियम है, लेकिन 6वीं अनुसूची में केवल STO के बारे में, और STO के बारे में भी विशेष राज्य जो हैं उनके बारे में है, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। अब देखिए मिजोरम में क्या होता है ना, लोग कंफ्यूज होकर मणिपुर विकल्प में दे देगा, मणिपुर, मान लीजिए मणिपुर, ये विकल्प में मणिपुर डाल देता है, तो आपको ध्यान रखना है ये मणिपुर नहीं है। आप कैसे याद रखेंगे? देखिए मान लीजिए हम एक ट्रिक छोटा सा बनाते हैं, ये मेघालय का हम ले लिए मेघा, त्रि का हो गया त्रिपुरा, मी का होगा मिजोरम, ठीक है। तो हम एक ट्रिक छोटा सा बना लेते हैं, मेघा मित्र के साथ असम गई, ठीक है, मेघा मित्र के साथ असम गई, ये आप ट्रिक बना लीजिए। छोटे छोटे ट्रिक्स आप खुद ही फॉर्म कर सकते हैं। तो मेघा मित्र के साथ असम गई, तो इससे आपको जो मणिपुर वाला कन्फ्यूजन है वो नहीं होगा। बच्चों का ये बहुत बड़ा जो मिसकंसेप्शन हो जाता है, क्योंकि मणिपुर मिजोरम एक ही जैसा लगता है। तो आपको जनजाति क्षेत्रों के बारे में जो जानकारी है, जो विवरण है, उनके प्रशासन का 6वीं अनुसूची में। नेक्स्ट देखते हैं हम। अब 7वीं अनुसूची में क्या हुआ?
इसमें केंद्र एवं राज्यों के बीच शक्तियों का संघ सूची, राज्य सूची एवं समवर्ती सूची के बारे में बंटवारा हुआ। देखिए अब दो लोग हैं, कोई ज़्यादा शक्तिशाली है, कोई कमज़ोर है, तो उसके लिए क्या होगा, अगर रख देंगे तो छीना झपटा हो जाएगा, जो शक्तिशाली हो ज़्यादा ले लेगा। इसलिए क्या किया गया कि बंटवारा कर दो कि राज्य की शक्ति ये होगी वो राज्य सूची में होगा, संघ की शक्ति ये होगी वो संघ सूची में होगा, और जो समवर्ती सूची होगी उस पर दोनों की शक्ति होगी, बराबर बराबर अधिकार है। जैसे घर में बंटवारा होता है ना कि ट्रैक्टर तुम ले लो, ट्राली तुम ले लो, ऐसे ले लो। कोई खेत में वो नलकूप लगा है, उससे दोनों सिंचाई कर लो, तो जो ट्रैक्टर हो गया वो संघ सूची का विषय हो गया, ट्राली हो गया वो राज्य सूची का विषय हो गया। और जो नलकूप लगा है, बोर लगा है खेत में, वो भाई उसको उखाड़ तो सकते नहीं, तो उसमें कहा कि भाई पंप सेट है उसको लगा लो, तो उसको दोनों खेत की सिंचाई करना। लेकिन अगर बड़ा वाला यानी संघ सूची अगर आके वहाँ पे पहले सिंचाई कर रहा है तो आपको राज्य सूची को अधिकार नहीं मिलेगा, या फिर राज्य सूची पहले से कर रहा है तो संघ सूची आएगा उसे हटा के कहेगा हटो मुझे सिंचाई करना है, तो ज़्यादा प्रभाव संघ सूची का होगा। ये एक मैं रफ आइडिया दे रहा हूँ किसान से संबंधित, गांव से संबंधित, ठीक है। अभी हम बात करते हैं जो विशेष रूप से इनके बारे में है। अब देखिए 3 प्रकार की सूची है, संघ सूची जिसपे केवल केंद्र कानून बना सकता है, राज्य सूची जिसपे राज्य कानून बना, समवर्ती सूची यानी दोनों कानून बना सकते हैं। लेकिन मान लीजिए जो राज्य है वो समवर्ती सूची के विषय पे कानून बनाया है, लेकिन उसके बाद अगर कोई कानून संघ सूची यानी संघ सरकार यानी केंद्र सरकार कोई कानून बनाता है समवर्ती सूची पे उसी कानून का, तो बाध्यकारी किसका होगा, संघ का होगा, यानी केंद्र ज़्यादा प्रभावी रहेगा। यदि समवर्ती सूची पे कोई कानून राज्य बनाया है और वही कानून सेम उसके बदल के बनाता है केंद्र सरकार, तो केंद्र सरकार का कानून मान्य होगा, वो अपने आप रद्द हो जाएगा राज्य सरकार का कानून, ठीक है। तो अब इसके बारे में हम बात कर लेते हैं, जो संघ सूची है और राज्य सूची है वो कितने कितने विषय हैं। अगर संघ सूची की हम बात करें वर्तमान में विषय कितने हैं, और पहले ये संविधान में 97 थे, अब बढ़ के हो गए हैं 100। यदि हम राज्य सूची की बात करें तो ये विषय थे 60, अब हो गए हैं 61, ठीक है। और यदि हम समवर्ती सूची की बात करें तो ये थे कितने 47, अब हो गए हैं 52। ये इनकी संख्या है, ठीक है। आप इनको चाहे तो याद कर सकते हैं। नेक्स्ट 8वीं अनुसूची के बारे में हम देखते हैं। भारत की 22 भारत की 22 आधिकारिक भाषाओं का उल्लेख किया गया है, जबकि मूल रूप से 14 भाषाएं थी। इसमें जो मैथिली है, डोंगरी है, गुजराती है, संथाली है, ऐसे भाषाओं का विवरण कहाँ मिलता है, 8वीं अनुसूची में। टोटल कितनी भाषाएं हैं, 22 भाषाएं हैं। इसमें कई बार भोजपुरी को शामिल करने का भी बात किया जाता है, तो ऐसा आंदोलन होता रहता है कि इसको भी शामिल कर लो, तो उसको विशेष आरक्षण हो जाता है, विशेष उनका क्षेत्राधिकार हो जाता है, विशेष उनको संरक्षण मिल जाता है उस भाषा को। इसलिए 22वीं अनुसूची में शामिल करने के लिए भाषाओं के जो भी राज्य क्षेत्र होते हैं, जो भी लोग होते हैं, उसका प्रतिनिधित्व करते हैं कि उसमें शामिल किया जाए। लेकिन वर्तमान में केवल 22 भाषाएं हैं जो 8वीं अनुसूची में शामिल हैं। जब संविधान बना था तो केवल 14 थी, आपको याद रखना है, संविधान बना था तो केवल 14 थी, बाद में संशोधन के माध्यम से इनकी संख्या बढ़ा के 22 तक पहुंच गई है। ये 8वीं अनुसूची। अब देखिए 9वीं अनुसूची। अब 9वीं अनुसूची हम पढ़ने से पहले सबसे पहले जानते हैं जोड़ा कब गया। देखिए ये 1951 में, कब जोड़ा गया, 1951 में प्रथम संविधान संशोधन, प्रथम संशोधन लिख देते हैं, संविधान संशोधन थोड़ा सा शॉर्ट में लिख दे रहे हैं, आप समझ जाइएगा। संविधान संशोधन, जो प्रथम संविधान संशोधन हुआ उसमें क्या हुआ, जो 9वीं अनुसूची है उसको जोड़ा गया। अब देखिए 9वीं अनुसूची था क्या, राज्य द्वारा संपत्ति के अधिग्रहण की विधियों तथा जमींदारी व्यवस्था के उन्मूलन का उल्लेख किया गया है। संविधान में यह अनुसूची प्रथम संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई, ठीक है। देखिए इसमें क्या हुआ, जैसे जब देश आज़ाद हुआ उसके पश्चात 1950 में हमारा संविधान लागू हुआ, तो तुरंत 1951 में संशोधन इसलिए करना पड़ा कि बहुत सारे ऐसे जमींदार थे जिनके पास हजार बीघे ज़मीन थी, और कोई ऐसे व्यक्ति है जिसके पास कुछ ज़मीन ही नहीं है, या फिर कोई सरकारी कार्य करना है तो जो संपत्ति का अधिकार है वो बाधा दे रहा है। तो उस वजह से क्या किया गया कि एक संशोधन किया गया 9वीं अनुसूची को लाकर, कि इसके क्षेत्र में जो राज्य द्वारा संपत्ति के अधिग्रहण की विधि होगी उसका विवरण दिया जाए, यानी राज्य किसी संपत्ति का अधिग्रहण कर सकता है उसके बारे में नियम दिया गया, ठीक है। तो 1951 में प्रथम संविधान संशोधन द्वारा इसे जोड़ा गया, आप इतना याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए दल बदल कानून। दल बदल कानून होता क्या, दल
जैसे मतलब पार्टी, दल मतलब पार्टी, बदल मतलब पार्टी बदल के भाग गए, आया राम गया राम। तो इसमें क्या होता था, जैसे मान लीजिए सरकार है, उसमें लोग क्या करते थे, आज यहाँ हैं कुछ पैसे पाएं या फिर मंत्री पद का लाभ पाएं कि हम आपको मंत्री बना देंगे, छोड़ के भाग गए दूसरी पार्टी में। पता चले जो पहली पार्टी की सरकार है वो गिर गई क्योंकि उनकी भाई मेजोरिटी कम हो गई, तो लोग छोड़ के इधर से उधर भाग जाते थे, सरकार स्थिर नहीं रहती थी। तो बहुत टेंशन हुआ कि भाई ये तो दिक्कत हो रहा है। तो 1985 में क्या किया गया, 52वें संविधान संशोधन द्वारा ये कानून लाया गया कि यदि आपको अगर पार्टी छोड़ते हैं तो आपको चुनाव से पहले, यानी आप अगर चुनाव नहीं जीते हैं तो आप किसी पार्टी में शामिल हो सकते हैं। बसपा से सपा में चले जाइए, सपा से भाजपा जाना है चले जाइए, लेकिन अगर चुनाव जीत के आते हैं, आप इधर उधर भागेंगे तो आपकी सदस्यता रद्द हो जाएगी, यानी आप विधायक नहीं रहेंगे, आप एमपी नहीं रहेंगे, आपकी सदस्यता रद्द की जाएगी। लेकिन आने वाले समय में उसमें एक प्रावधान ये भी है कि 2/3, कितना, 2/3, मान लीजिए अगर 100 व्यक्ति हैं किसी पार्टी में जो जीत कर आए हैं, कोई विधानसभा में चुनाव हुआ, एक पार्टी है ए या फिर जो भी कोई पार्टी है, उसके 100 मेंबर चुन के आए, उसमें से 66 मेंबर अगर किसी दूसरी पार्टी में शामिल हो जाएंगे तो उनकी सदस्यता रद्द नहीं होगी, यानी 2/3। आपको ये चीज़ ध्यान रखना होगा। नेक्स्ट है पंचायती राज से संबंधित यह अनुसूची संविधान में 73वें संवैधानिक संशोधन 1993 के द्वारा जोड़ी गई। कब जोड़ी गई? पंचायती राज से संबंधित, ये जो होता है गांव में पंचायत राज है, जो प्रधान का पद है, जो पंचायत के अधिकार हैं उसके बारे में, जिसको त्रिस्तरीय प्रणाली कहा जाता है, जो गांधी जी का बहुत बड़ा मतलब कहा जाता था, एक उनका ये था लक्ष्य कि जल्द से जल्द पंचायती राज व्यवस्था को स्थापित किया जाए। तो 73वां संविधान संशोधन हुआ था, कब हुआ था? 1993 में। इसमें 11वीं अनुसूची में क्या है, जो गांव का पंचायत है या ग्राम पंचायत है या पंचायती राज का जो प्रावधान है, 11वीं अनुसूची में किया गया है। अब इसमें टोटल पूछा जाता है कि जो ग्राम पंचायत है या गांव का पंचायत है उसके विषय कितने हैं, तो टोटल 29 विषय हैं, आपको याद रखना है, जिस पे गांव का नियंत्रण है, ग्राम पंचायत का नियंत्रण है। ठीक है, अब पहले गांव आता है, उसके बाद ही तो शहर होगा। गांव ही डेवलप हो जाता है तो शहर बन जाता है। शहर वो डिमोलाइज करके थोड़े गांव बनता है कि उसका फॉल हो गया, डाउनफॉल हुआ तो गांव बन जाएगा। तो गांव ही डेवलप होता है तो जाके वो शहर बनता है। तो पहले गांव के बारे में अनुसूची आई 11वीं, अब 12वीं आएगी शहर के बारे में। तो नगर पालिकाओं, ठीक है, शहरी स्थानीय सरकार जिसको बोलते हैं, नगर पालिका होती है ना शहरों में, उसके संबंधित प्रावधान इसमें है। यह अनुसूची संविधान में 74वें संवैधानिक संशोधन 1993 द्वारा जोड़ी गई थी। इसमें विषय कितने हैं? टोटल 18 विषय हैं। जो ग्राम पंचायत का प्रशासन उसमें 29 विषय हैं, इसमें 18 हैं। वो 73वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया 11वीं अनुसूची में 1993 में ही, और ये 74वां, 73 के बाद 74 आता है तो 74वें संविधान संशोधन 1993 में इसको भी जोड़ दिया गया। तो टोटल 12वीं अनुसूची हो गई, जिसके बारे में हमने आपको जानकारी दी। वीडियो 17-18 मिनट का हो गया, 2 मिनट और आपका रिवाइज करवा देता हूं, और आप इसके बाद कभी भी प्रश्न गलत नहीं करेंगे, मैं ये गारंटी देता हूं। आप वीडियो को बस अच्छे से ध्यान से पढ़िएगा, और चाहें तो आप नोट कर सकते हैं। पीडीएफ के लिए मैं लिंक दूंगा टेलीग्राम ग्रुप का, वहाँ से आपको पीडीएफ मिल जाएगा, मैं वहाँ पर पीडीएफ शेयर कर दूँगा। देखिए, पहला हमारा क्या था, संविधान जो अनुसूची है संविधान की, पहली अनुसूची में था संघ में जो राज्य हैं और संघ शासित क्षेत्र हैं उनके नाम, उनके क्षेत्र के बारे में विवरण मिलेगा। उसके बाद दूसरी अनुसूची में क्या था कि जो पदाधिकारी हैं उनके वेतन के बारे में, उनके भत्ते के बारे में जानकारी मिलेगी। तो वेतन जब उनको मिल जाएगा तो वो कहेंगे भाई चलिए हमारा वेतन मिल गया तो हम शपथ ले लेते हैं। तो तीसरी अनुसूची में क्या होगा, शपथ की जानकारी मिल जाएगी, वो लोग शपथ लेंगे। उसमें से शपथ का प्रावधान राष्ट्रपति का नहीं वहाँ पे विवरण दिया गया है, क्योंकि उसका स्पेशल जो अनुच्छेद 60 है या 60 है, वहाँ पे आर्टिकल 60 में उल्लेख किया गया राष्ट्रपति के जो शपथ का। चौथी अनुसूची क्या होगी, अब ये सारी शपथ वपथ की व्यवस्था हो गई, तो चौथी अनुसूची में आएगा आपका जो राज्यसभा में सीटों का आवंटन है, कि राज्यसभा में सीटें कहाँ से कितनी, किस राज्य से, किस संघ शासित क्षेत्र से कितनी होंगी, उसके बारे में जानकारी मिलेगा। जब राज्यसभा की सीटों का आवंटन हो जाएगा तब आएगी जो अनुसूचित जाति है और अनुसूचित जनजाति, इनके बारे में विवरण कहाँ मिलेगा, इनके प्रशासन के बारे में विवरण, ये जो 5वीं अनुसूची है वहाँ मिल जाएगा। फिर हम उसके बाद चलेंगे 6वीं अनुसूची में। 6वीं अनुसूची में क्या है, 6वीं अनुसूची में देखने को मिलेगा 4 स्पेशल जो स्टेट हैं, जिसमें है असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, जिसके लिए मैंने ट्रिक बताया कि मेघा मित्र के साथ असम गई।
ठीक है, इसका ट्रिक था। तो इसमें केवल जनजाति के बारे में प्रशासन में नियंत्रण होगा। 5वीं अनुसूची में अनुसूचित जाति और जनजाति दोनों का था। 6वीं अनुसूची में केवल जनजाति और स्पेशल 4 राज्यों का नाम याद रखना जरूरी है। फिर उसके बाद हम आते हैं 7वीं अनुसूची में। तो 3 जो सूचियां हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, इन तीनों के बारे में आपको जानकारी मिलती है कि कौन किस पे कानून बनाएगा, इसके बारे में पूरा विस्तार से निर्णय दिया गया है 7वीं अनुसूची में। 8वीं अनुसूची आती है जिसमें 22 भाषाओं का उल्लेख है। जो 22 भाषाएं हैं उसको बताया गया है कौन सी आधिकारिक भाषा होंगी, उसका विवरण है। पहले संविधान में केवल 14 थी, बाद में ये बढ़ के 22 हो गई संशोधन के आधार पर। फिर आता है प्रथम संविधान संशोधन द्वारा नवी अनुसूची जोड़ा गया। नवी अनुसूची जोड़ने के पश्चात क्या हो गया, संपत्तियों के अधिकरण, राज्य द्वारा संपत्ति के अधिकरण के बारे में कानून हो गया। तो नवी अनुसूची में पहला संविधान संशोधन 1951। उसके बाद आता है दल बदल, लोग इधर उधर पार्टी छोड़ के भाग रहे थे, सरकारें गिर जा रही थी, तो 1985 में 52वां संविधान संशोधन करके लाया गया हमारा जो दल बदल का जो कानून है वो 10वीं अनुसूची में रख दिया गया। उसके बाद दल बदल रुक गया, तब लोगों को लगा कि गांव का भी विकास होना चाहिए, भाई गांव के बारे में भी सोचिए। तो ग्राम पंचायतों के गठन के लिए यानी पंचायती व्यवस्था के लिए 29 विषय के साथ 11वीं अनुसूची में ग्राम पंचायत या पंचायती राज व्यवस्था का वहाँ पे देखने को मिलेगा। 11वीं अनुसूची में 29 विषय होते हैं टोटल। फिर उसके बाद इसका संशोधन कौन सा था, 73वां संविधान संशोधन 1993 में किया गया था। उसके बाद जो अंतिम अनुसूची है हमारी वो है 12वीं अनुसूची। इसमें टोटल 18 विषय हैं और इसमें नगर पंचायत या नगर पालिकाओं के बारे में विवरण है। इसमें जो संविधान संशोधन था ये 74वां संविधान संशोधन था और 1993 में किया गया। बस इतना ही है, हमको लगता है 21-22 मिनट होने वाला है। वीडियो थोड़ा सा लंबा है, लेकिन आज के बाद इससे आपके प्रश्न गलत नहीं होंगे। वीडियो अच्छा लगेगा तो आप लाइक कर सकते हैं, अपने मित्रों के साथ शेयर कर सकते हैं। ऐसे अच्छे वीडियो अपडेट के लिए आप कमेंट कर सकते हैं। और यदि कोई शिकायत और सुझाव हो तो भी आप कमेंट कर सकते हैं। हम अपना जो सोशल मीडिया अकाउंट्स का लिंक है दे देंगे और आपको टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना है क्योंकि PDF वहीं पे मिलेगी। तो मिलते हैं इस वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद।